बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मुल्क की सियासत अब दिन ब दिन इंतहाई दिलचस्प होती जा रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में एक बार फिर तवील तकरीर की और विकेट के चारों तरफ इमरान खान साहब आज खेले हैं। इक़्तिदार की जो विकेट पाकिस्तान में होती है, ये पिच, ये हमेशा ही मुश्किल होती है, निस्बतन मुश्किल विकेट इसे कहा जाता है। तो उस मुश्किल विकेट पर, पिच पर कप्तान ने आज जारहाना बल्लेबाजी की है। नताइज क्या निकलेंगे, एक तो ये सवाल है। और फिर उनकी जो आज की तकरीर के अलावा इशाइये में जो गुफ्तगू थी और उससे पहले कौमी असम्बली में जो तकरीर थी, इन तीनों तकरीरों में कोई मुमासलत है तो वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत से अहम सवालात उठा रहे हैं, बहुत से अहम पैगामात दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए सवाल उठा रहे हैं, किन्हें पैगामात दे रहे हैं, ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा। आज उन्होंने कराची का जो कल का सानहा था उस पर जहां शुहदा को खराज तहसीन पेश किया, सिक्योरिटी एजेंसियों को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, उसके साथ साथ अपोजिशन को लताड़ा, उसके साथ साथ मुल्क की इकॉनमी की बात की, बजट की बात की, बैनुल-अक़वामी हालात का जिक्र किया, भारत पर ज़िम्मेदारी आयद की, कल की दहशतगर्दी के हमले की, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब को लिबरल करप्ट करार दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्हीं के लहजे में उन पर तनकीद भी की। ये तो हो गया उसका खुलासा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैंने कभी नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता, कुर्सी आज है कल नहीं है। -1 हो भी गया तो बाकी आने वाले भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ज़रा देखिए वो कह क्या रहे थे खुलासे के तौर पर। हम तैयार हैं अब उस ड्रास्टिक चेंजेस के लिए। जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं। जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। एक्टिंग अपोजिशन लीडर ने तंज किया, उससे मुझे बाकी चीज़ें तो मैं माइंड नहीं करता इनकी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी वो सेइंग है कि इट्स नॉट व्हाट इज सेड, हु सेज इट। क्या कौन बात कर रहा है? तो जो ये लोग हैं इनकी तो मुझे बातों का इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो इनका सारा अगला पिछला पता है। वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर, क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं करा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। शामी साहब, -1 से यूँ लगा कि जान छूट गई है, अब नया पाकिस्तान है। हर जमहूरी दौर में -1 की बाज़गश्त होती थी। अब ये सोच थी कि शायद अब ये ख्याल ना आए या ये जुमला सुनने को ना मिले, सुनने को मिल गया। इमरान खान साहब क्यों -1 की बातें कर रहे हैं? कौन उन्हें -1 करना चाहता है? देखें, इमरान खान साहब गुज़श्ता चंद रोज़ से बहुत मुतहर्रक हुए हैं। जी हाँ। इससे पहले तो ना वो अरकान असम्बली से मिल रहे थे, ना वो अपने इत्तेहादियों से मामला कर रहे थे, और सारा ज़ोर उनका जो था अपने यानी इंतज़ाम व इंसलाम पर था, और सियासी जो उनके हलीफ हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। तो अब उनको अंदाज़ा हुआ है कि ये मामला बदल भी सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है, और जो उनको मेरा ख्याल मैसेजेस मिल रहे हैं उससे ये तासुर गहरा हो गया है। और उनकी जो बार बार प्रेजेंस है कौमी असम्बली में, फिर तकरीरें हैं, फिर दूसरी मसरूफियात हैं, फिर अपने अरकान असम्बली की पजीराई है, उससे ये मालूम होता है कि कोई तब्दीली आई है हालात में, या कोई इशारा उनको ऐसा मिला है कि ये हालात बदल सकते हैं। और अभी जो वो समझ रहे थे कि उनका किला मजबूत है और उनकी कुर्सी मजबूत है और उनको कोई परवाह नहीं है किसी की, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हालात की जो यलगार है, जो इकोनॉमी की सूरत हाल है,
और जो कोरोना कह लीजिए, उसके बाद के हालात कह लीजिए, यानी एक लग रहा है कि एक तूफान उमड़ा चला आ रहा है। रेवेन्यू आप के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ माइनस रहने का खदशा है, और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पहले कम की, बहुत ज़्यादा कम कर दी, फिर बढ़ा दी, अब एलपीजी की कीमत जो है वो आज बढ़ा दी गई है। तो एक ओवरऑल जो मंज़र है वो काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। और अब इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि वो इस्लाहात करेंगे और ये जो नुकसान देने वाले अदारे हैं इनका नुकसान ख़त्म करेंगे, गोया इनको फ़रोख्त करेंगे। तो ये सारा जो मामला है, 2 साल गुज़श्ता उन्होंने इन अमूर की तरफ तवज्जो नहीं की, और अब वो तवज्जो करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि कितनी मोहलत है, ठीक है, किस तरीके से। जी शामी साहब, अच्छा कुछ देर बाद शामी साहब सुहेल बड़ाई साहब भी शामिल होंगे हमारे प्रोग्राम में। बड़ाई साहब बल्कि ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब ने तो बड़े नपे तुले अंदाज में ये बता दिया कि कुछ है जिसकी वजह से ये हलचल हो रही है। लेकिन मैं ज़रा आप दोनों सीनियर्स की खिदमत में आज की तकरीर के अलावा पिछली जो 2 तकरीरें थीं जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनके कुछ टुकड़े सुनाना चाह रहा हूँ ताकि मज़ीद हमारी फ़हम बेहतर हो सके। देखिए कि इशाइये के मौके पर जब वो उनके हुकूमती अरकान और इत्तेहादी थे बजट की मंजूरी से 1 रोज़ पहले, तब जनाब वज़ीर-ए-आज़म क्या फरमा रहे थे? मुझे भी कहा गया कि ये ना करो, जिस तरह और भी चीज़ों का आज ये जो सारी आपकी ऑपोजिशन है, मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिर्फ ये श्योरिटी देनी है। 8-9 लोग हैं सारे ऑपोजिशन में, बड़े आराम से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, हम भी आराम से चलेंगे। लेकिन तब ये पार्टी, ये हमारी गवर्नमेंट, हम तब ख़त्म होंगे जब हम अपने नज़रिए से पीछे हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म फरमा रहे हैं कि ये कहा गया कि ये ना करो। अब फिर बजट से पहले जो उनकी तकरीर थी, जो सबसे पहली तकरीर थी हालिया सिलसिले की इस कड़ी की, जब वो बहुत मुतहरिक और एक्टिव नज़र आए, अपनी परफॉर्मेंस शीट पेश कर रहे थे, उस दौरान तकरीर के आखिर पर उन्होंने जमहूरियत और एहतसाब के हवाले से क्या कहा वो भी देखिए। डेमोक्रेसी क्यों प्रिवेल की? जितनी डेमोक्रेसी में मेरिट होती है उतनी डेमोक्रेसी आगे चली जाती है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है लीडरशिप की। तक आप रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते और रूलर्स अकाउंटेबल नहीं है। ये जो सारा प्रोसेस शुरू हुआ था वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, ये जो वेस्टमिंस्टर की है, वो मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ था। वो क्या था? बादशाह को कानून के नीचे लाना, वो प्रोसेस शुरू हुआ था। तो हम आज पाकिस्तान में ये अपने ज़हन में डाल रहे हैं कि कोई मुल्क आज तक जब तक उनके जो हुक्मरान हैं उनको मुल्क के कानून अप्लाई नहीं करते और वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। सबसे शामी साहब और सुहेल साहब, लेकिन इस सब के बाद आज अली मोहम्मद खान साहब जो अहम वज़ीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के करीब भी तस्वुर किए जाते हैं, PTI का फेस हैं, उनका एक ट्वीट आया जिसमें वो ये कह रहे थे कि अगर -1 हुआ तो फिर जमहूरियत भी माइनस होगी। -1 कहने वालों सुन लो, ये उनका ट्वीट था। उस पर ट्वीट की सूरत में हमने उनसे पूछा भी और रब्ता करने की कोशिश की कि वो प्रोग्राम में भी आ सकें, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। पूछा हमने उनसे ये कि अगर आप -1 की रट लगाने वालों को मुखातिब करें, अगर आपकी मुराद अपोजिशन है, तो अपोजिशन के हवाले से तो PM कह चुके हैं कि वो मैटर ही नहीं करते, तो फिर आप ये किसे सुना रहे हैं? सुहेल साहब देखें, गुजारिश ये है कि हमें सबको पता है कि ये नाम चाहे अपोजिशन का ही लें, सुना तो किसी और को ही रहे हैं। जाहिर है अपोजिशन तो बेचारी इस काबिल ही नहीं है कि वो उनकी हुकूमत हटा सके या ये कह सके कि जनाब सिर्फ -1 का फार्मूला है। और दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी अभी तो सीरियस मूव भी नहीं है। हाँ, जाहिर है ये बात तो जरूर हो रही है और होनी भी चाहिए, और वो हो रही है कि जो भी मुल्क हो, जो भी पार्टी हो, उसमें मुतबादल होने चाहिए।
और जितने भी मुहज़्ज़ब ममालिक हैं, कौन सी जमहूरियत है जिसमें क़यादत का मुतबादल ही ना हो? ये भी तो वज़ीर आज़म को बताना चाहिए था ना कि भाई मुतबादल की तलाश भी तो होनी चाहिए। PTI में उनका मुतबादल कौन है, पाकिस्तान में उनका मुतबादल कौन है? अगर इसकी तलाश की किसी का नाम आए तो उसमें बुरा मनाने की क्या बात है? तो बुनियादी बात तो ये हो रही है कि अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व ना हुआ, अगर इकॉनमी ठीक ना हुई, अगर गवर्नेंस के मामला ठीक ना हुए, तो क्या PTI के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनका मुतबादल बन सके? क्या कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो उनका मुतबादल बन सके? बात तो अभी सिर्फ यहाँ तक हुई है। इससे आगे तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपनी इमेजिनेशन से, तखय्युल से आगे को बात बढ़ाई है। मेरा ख्याल है इससे आगे अभी तक बात नहीं गई। शामी साहब, ये अली मोहम्मद खान साहब की स्टेटमेंट आपके लिए भी कि अगर इमरान खान साहब माइनस हुए तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी, ये क्यों लगा अली मोहम्मद खान साहब को? या ज़ाहिर बात है रिप्रेजेंट करें PTI को। वो नवाज़ नसरुल्लाह खान कहा करते थे कि कब्रिस्तान जो है वो नागज़ीर लोगों से भरा हुआ है। जो लोग अपने आप को नागज़ीर समझते हैं बिलाकर वो रुखसत होते हैं और कब्रिस्तान उनसे भरे हुए। कोई नागज़ीर नहीं होता और ये दुनिया का निज़ाम जो है वो इसी तरीके से चलता रहता है। और ये जो बात वो तो मुझे तो वो बहादुर शाह जफ़र का शेर याद आ रहा है। लगता है किसी ने कुछ डरा दिया है खान साहब को। अच्छा। वो उन्होंने कहा ना कि ज़रा उनकी शोखी तो देखिए, लिए जुल्फ़े खमशुदा हाथ में, मेरे पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। तो लगता है किसी ने उनको अपनी जुल्फ जो है उसको सांप कह के डरा दिया है उससे। क्योंकि इशारे जो मिल रहे हैं, खुद खान साहब जो है खुद भी इन्हीं सारे मराहल से गुजरे हैं ना। वो जानते हैं कि जब कोई आसमानों में कोई शोर बुलंद होता है या कोई मुख्तलिफ राय होती है तो फिर कौन कौन कहाँ कहाँ से हिलता है। और ये जो लोग कुछ हिलते हुए और कुछ हिलाते हुए और कुछ हिलते जुलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लगता है खान साहब को लग रहा है कि कोई मंजर बदलने वाला है या बदलने की शुरुआत हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि खान साहब परफॉर्म करें, यानी वो अपने आप को बदलें और तो फिर मेरा ख्याल कि वो यानी तब्दीली को रोक सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ना बदला, सिर्फ तकरीरें होती रहीं और खान साहब जो कुछ कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, उन दावों में कोई रंग ना भरा जा सका, तो फिर तो जो बहरहाल आप रोक तो नहीं सकते किसी का हाथ। सही। अच्छा, लेकिन वो क्या करें ना, कोई शायर कह गया कि तुम हमें ख्वाब दिखाने के लिए आते हो और ताबीर में ये शहर उजड़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल चूँकि पाकिस्तान में रही है तो इसलिए वो डर तो लगा रहेगा। सुहेल साहब और शामी साहब, मैं ज़रा फवाद शोइब साहब की आज की एक तकरीर का हिस्सा सुना रहा हूँ। वो बड़ी अहम बातें कर रहे हैं, बिलखुसूस वो आपके बयान जो आपका इंटरव्यू था उससे जुड़ा, उसकी कॉन्टीन्यूटी में उनका बयान था, जिसका खुलासा मैं बयान कर देता हूँ। वो कोई अपोजिशन के साथ मिलजुल कर चलने की कोई बात कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो यकसर उसे मुस्तरद कर दिया कि ये लोग मैटर ही नहीं करते मेरे लिए, मैं माइंड ही नहीं करता इनका। तो एक तरफ कुछ वज़रा कुछ और मशवरे दे रहे हैं संजीदगी के सलीके के, एक तरफ खान साहब वो सफाई उखाड़ के फेंक देते हैं, तो फिर मामला आगे चलेगा कैसे? सुहेल साहब जी देखिए, जिस दिन उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की है उस दिन उनका रंग मसालेहाना, मफाहमाना और उन्होंने रिस्पेक्टेड अपोजिशन कहा, कोई उनके खिलाफ डाकू चोर का लफ्ज नहीं कहा, एहतसाब की इस तरह से बात नहीं की जिस तरह आप कर रहे हैं। तो उसी दिन से हमारा ये ख्याल था कि ये एक दिन की तकरीर हो सकती है, एक पूरा मिजाज बदलना, एक पूरी सोच बदलना मुमकिन नहीं है। चुनांचे वही हुआ कि उसके बाद से खान साहब ने फिर अपना मिजाज जो है वो बदल लिया है। अब बजट पास हो गया। अब जब बजट पास हो जाता है तो उसके बाद एक नई फेज, एक नई सियासत और एक नया साल शुरू हो जाता है। और आप देखें पाकिस्तान की जो बेशतर हुकूमतें हैं वो जुलाई से लेके और दिसंबर के दरमियान जनवरी तक जाती हैं। उसकी एक खास वजह है और उसकी खास वजह ये होती है कि जब बजट आ जाता है तो जो जनवरी तक
कोई नए बजट के लिए नई साल की प्लानिंग वो नहीं अभी शुरू होती। तो आम तौर पे ये जो देख लिया जाता है, ये माली साल गुजर गया, नए माली साल के जो फंडिंग है वो सारी मंजूर हो गई। अब ये हुकूमत 6 महीने तक कोई नई प्लानिंग, कोई नई चीज उसमें नहीं आएगी। तो इसलिए ऐसे मौके पे जो तब्दीली लाने वाली अपोजिशन होती है, अवाम होती है या और फोर्सेस होती हैं, उनको पता है कि भाई जो करना था इन्होंने कर लिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फेज बड़ा, मेरा ये ख्याल है कि ये सुरख दायरा होता है जुलाई से दिसंबर तक में, और जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो तो इसमें आपको बड़ा मोहतात रह के चलना पड़ता है, क्योंकि इन महीनों में सारे जो लोग हैं, अपोजिशन हो, अवाम हो और बाकी अदारे हों, सब लोग इन महीनों के इंतजार में होते हैं। तहरीकें चलती हैं, इसी जमाने में गवर्नमेंट जो है वो फारग होती हैं। तो हमारी दुआ है कि जमहूरी सिलसिला चले। मार्शल लॉ का तो कोई चांस नहीं, जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि क्योंकि दुनिया जो है वो बदल चुकी है, हमारे खित्ते में भी ऐसी सूरत हाल है कि मार्शल लॉ शायद आउट ऑफ क्वेश्चन है। बाकी ये बात है कि अल्लाह करे कि ये खान साहब खुद परफॉर्म करें, तब्दीली की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर फर्ज करें कोई परफॉर्म भी ना करे और लोगों के मसाइल भी बढ़ते जाएं, तो फिर मुतबादल का हक तो होता है ना लोगों का, कि वो लोग कहें कि जनाब मुतबादल तो लाएं, कोई बात करें, या खान साहब को एलिवेट कर दें, सदर बना दें। ये भी बात चल रही है, सच है या झूठ है कि भाई खान साहब सदर बन जाएं और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुल्क का किसी और को बना दें। सच है या झूठ है ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये भी बात चल रही है इस्लामाबाद। कुछ कैबिनेट में रद्द बदल की खबरें भी आ रही हैं आज और कल भी मैं सुन रहा था कुछ दोस्तों से रब्ता करके। शामी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन सुहेल साहब, खान साहब को मुझे ये लगता है कि उनको ये शिकवा भी है कि शायद उन्हें उस तरह के एहतसाब करने से उनके रास्ते में रुकावटें हैं जैसा एहतसाब वो चाहते हैं, और उसका बरमला इज़हार वो अपनी तकारीर में कर भी रहे हैं। नमूने के तौर पर मैंने वो बयानात भी नशर कर दिए हैं। क्या वाकई उन्हें ये शिकवा है कि जो एहतसाब वो चाहते हैं, जिन जिन का होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा? देखें जामी साहब, गुजारिश ये है कि भुट्टो दौर के बाद कोई भी वजीर आजम इतना बाइख्तियार या इतना सरकश नहीं हुआ कि वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे सजा दे दे। ये जो के बाद एहतजाजी तहरीक चली, तो वो वायलेंट इसलिए भी थी कि अपोजिशन के साथ मुनसफाना सलूक नहीं हुआ था। तो उसके बाद से शायद पाकिस्तान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, पाकिस्तान के अदारों को भी, अदलिया को भी, अवाम को भी, कि जो हुक्मरान अपोजिशन के साथ वायलेंस करे फिर उसके साथ वायलेंस होती है। तो इसलिए उससे अवॉइड किया जाए। चुनाचे पाकिस्तान आर्मी ने भी, आप देखें, नवाज शरीफ को पहली दफा रुखसत किया मार्शल लॉ में जब जनरल मुशर्रफ आए, कोई वायलेंस नहीं की गई, ठीक है। जनरल मियां नवाज शरीफ को आराम से जलावतन कर दिया गया, और इस पे सब वो खुश थे कि ठीक है जी, ये मामला इस तरह हल हो गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी उन्होंने बाहर में मुल्क ही रहने दिया। इसी तरह आप देखते हैं कि उसके बाद भी जितनी तब्दीलियां आई हैं, किसी में वायलेंस नहीं है। और ये अच्छी बात है कि हमने ये सबक सीखा है कि वायलेंट चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी को तबाह कर देती। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ाई साहब। शामी साहब, हुकूमत इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी, इमरान खान एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह आज बयान में चैलेंज दिया है। अपोजिशन कोई तहरीक ला सकती है, इस पोजीशन में है, इस कैफियत में है, या ये सब बयानात की हद तक है? देखें, एक बात है कि पार्लिमानी रवायत जो है, जब उसमें बजट कोई वजीर आज़म या हुकूमत मंजूर करा लेती है, यानी जो वजीर आज़म जो है उस बजट मंजूर करा लिया उसने, बजट का मंजूर होना ही उस पर एतमाद का वोट होता है। बहुत खूब बात। तो हाँ जी, बजट के मंजूर होने के फौरन बाद ये कहना कि आप एतमाद का वोट लें, ये कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। सही। एक बात। दूसरी बात, आपके पास हक है तहरीके अदम एतमाद पेश करने का, आप वो तहरीके अदम एतमाद पेश कर दें। हाँ। वजीर आज़म एतमाद का वोट क्यों लेंगे? बिल्कुल। एक बात, वजीर आज़म ने ये बात एक बता दी है,
मैं जो एक बात में समझा हूं कि ही इज हेयर टू स्टे, बिल्कुल ठीक है, हेयर टू फाइट। बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं है कि वो आराम से रुखसत हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो मिट्टी के मादू हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और अपनी पोजीशन का दिफा करेंगे और रेजिस्ट करेंगे। ये मैसेज उन्होंने दे दिया है। बहरहाल अपोजिशन ने आज एक सड़क यानी इस्लामाबाद के एक शाहरा पे वो कुछ एहतजाज किया है, सड़क पे अपनी कुव्वत का छोटा सा एक मुजाहरा किया है। तो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, एपीसी जो है बुलाई है उन्होंने। ये मतलब है आप अब बीज डल गया है, उससे एक पौधा निकलेगा, वो दरख्त बनेगा। वो अपोजिशन जो है अब ताकत पकड़ती जाएगी, क्योंकि जो हुकूमत की ताकत थी वो पहले 2-2.5 साल में उसमें कमी आना शुरू हो जाती है वक्त गुजरने के साथ, और अपोजिशन की ताकत में इजाफा होता चला जाता है। ठीक है। अब ये दोनों अपने पत्ते कैसे खेलते हैं, किस तरीके से दांव पेच लड़ाते हैं, किस तरह से एक दूसरे को जिच करते हैं, किस तरह से अपनी ताकत में इजाफा करते हैं या कमी करते हैं, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। एक बात ब्रेक भी आ गई है, एक ब्रेक भी आ गई। एक बात तो तय है, जो खबरें मुसद्दिका हम तक पहुंच रही हैं कि रद्दोबदल तो कुछ है, कैबिनेट की हद तक मुआवनीन भी शायद कुछ 1-2-3 तब्दील हूँ। देखते हैं कब प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करते हैं। तय उन्होंने कर लिया है कि रिफॉर्म्स आएंगी और बड़ी बड़ी आएंगी, पीछे नहीं हटेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। देखते हैं कब तक और कितना वो मुकाबला करते हैं। एक ब्रेक और उसके बाद एक और बड़ी अफसोसनाक खबर, वो ये कि PIA पर यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी है। ये क्या हुआ हमारे साथ, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है ताहिर इमरान मियाँ साहब ने, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एविएशन के मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। शामी साहब, मैं कल मुख्तलिफ वेबसाइट्स देख रहा था, तो बरतानवी मीडिया की एक मशहूर वेबसाइट की एक सुर्खी थी, यूरोपीय यूनियन ने 14 ममालिक के शहरियों के लिए अपनी सरहदें खोल लीं। आज फिर खबर वहाँ पर कुछ यूँ जमी कि PIA पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदी, यूरोप नहीं जा सकेगी PIA 6 माह के लिए। जो यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने ये आर्जी तौर पर लाइसेंस जो है इजाज़तनामा मुअत्तल किया है। वजह वज़ीर मौसूफ के बयानात कह लें, पायलट्स की जाली डिग्रियाँ कह लें, वगैरह वगैरह कह लें, लेकिन PIA पर पाबंदी लग गई है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाबंदी लगाई है कि PIA के तैयारे जो हैं चार्टर्ड नहीं किए जा सकेंगे। असल में ये जो हमारे वज़ीर है सरवर खान, यानी उन्होंने जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दी कौमी असम्बली में, और तहकीक के बगैर एक अभी तहकीकात जारी थी और अल्ज़ामात की बारिश कर दी अपने पायलट्स पर, और एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी कर दी। जो लोग रुखसत हो चुके, जो रिटायर हो चुके, उनके नाम भी उसमें। तो यानी ये तो एक हमाकत की इंतहा थी और पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया कि तहकीकात से पहले, मुकम्मल होने से पहले और कार्रवाई से पहले इस तरह की खराफात जो है वो नशर की गई और पूरी दुनिया में हमें रुस्वा कर दिया गया। ताहिर साहब ये बताएं, भुगते हैं जी। ताहिर साहब ये बताइएगा कि ये जो पाबंदी लगी है ये कितनी सिग्निफिकेंट है, ये क्या ज़्यादा बढ़ भी सकती है, इसकी वजह से कोई और ममालिक भी पाबंदी लगा सकते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इससे बचा कैसे जा सकता था? अजमल, जो यासा यानी यूरोपियन यूनियन की जो एजेंसी उसका मुखाफफ यासा है, तो मैं यासा कहूँगा, उसके डायरेक्टर पैट्रिक काई ने PIA को ये खत लिखा है। और उसके ये तो एक पायलट्स का इशू तो एक बहुत ही मेरे नज़दीक सतही चीज़ है जो उसके ऊपर है। उसके अंदर जो डैमिंग ज़बान इस्तेमाल की, यानी कि जो खौफनाक ज़बान इस्तेमाल की गई है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान बतौर रियासत जो PIA को ऑपरेट करती है, वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने ऑपरेटर्स और तैयारों की आलमी मेयार के मुताबिक तस्दीक कर सके। तो उन्होंने आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आपकी रेपुटेशन, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सारे PIA के पायलट्स के पीछे लठ लेके दौड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइसेंसेस किए हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी अब इस लेटर के नतीजे में PIA जो मर्जी कर ले, आपका सिविल एविएशन जो मर्जी कर ले, दे आर नॉट काबिल एतबार।
तो ये इसमें वज़ीर साहब के बयानात और जाली पायलट्स, फेक डिग्रीज, इसका कितना अमल दखल है? किसी और मुल्क में ये हादसा हुआ होता है, ऐसे इंक्वायरी की जाती, तो कैसे डील करते बाकी ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़हन में रखते हुए? देखिए, बुनियादी तौर पे मैं तो ये 262 की फहरिस्त को नहीं मानता। इस फहरिस्त के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिग्री, जो पायलट्स के लाइसेंसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से हासिल किए हैं। मैं बास के केसेस के ऊपर काम भी कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक इस मामले का सीधा साधा हल ये था कि आप पहले, यानी वजीर मौसूफ जाके ये बयान देने की बजाय कि 262 की डिग्रियां जाली हैं, ये जाके देते हैं कि जी हमने तहकीकात की, हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जबान इस्तेमाल की है ना, वो थोड़ी सी मुनासिब जबान है। जालसाजी से आप शुरू हुए और आप मशकूक पे आ गए। अब मशकूक और जालसाजी में बहुत फर्क है अजमल मियां। ये इतना खौफनाक किस्म की गलती थी पार्लियामेंट में। आप कहते हैं जी हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं, उसके नतीजे में हम एक कमीशन कायम कर रहे हैं। उस कमीशन में हम IFALPA, यासा, फेडरल एविएशन एजेंसी अमेरिका की, IATA, सबके मेंबर शामिल कर रहे हैं। हम एक आलमी सतह की इंडिपेंडेंट शफाफ इंक्वायरी करेंगे और उसके नतीजे में हम तहकीक तक पहुंचाएंगे। ये बात नहीं होनी चाहिए थी कि जाली लाइसेंसेस हैं, डिस्क्रिपेंसीज की बात होती। इश्यूज है ना, कहते हैं जी कोई पायलट 19 तारीख को फ्लाइट पे गया हुआ था, वो टेस्ट कैसे दे सकता है? अब इससे कैसे साबित हुआ गया कि उसका टेस्ट जाली है? आप अभी तक सवाल, मसलन इस लिस्ट के अंदर 4 ऐसे पायलट है अजमल जिनके पास अमेरिका, कनाडा के लाइसेंसेस हैं वैलिड। अब आपके लाइसेंस अगर उसको नहीं देना चाहते आप, तो वो एक अलग मर्जी है, लेकिन वो जाली लाइसेंस तो नहीं उसके पास ना। फिर कम से कम उन 4 की फहरिस्त, इस बुनियाद पे मैं कहता हूं कि फहरिस्त मशकूक है। तो मेरे नजदीक इसका हल सिंपल वन लाइनर ये है कि आप एक इंटरनेशनल कमीशन कायम करें, जिन इदारों का मैंने नाम लिया इनको शामिल करें, और ये धब्बा अब आपने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, तो इसको एक इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के साथ अंजाम तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान मियां। शामी साहब, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद मैंने सैयद मुनव्वर हसन साहब का जिक्र करना है। मिलते हैं नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, इस बीच सैयद मुनव्वर हसन साहब रुखसत हो गए। आपका उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और ये उधार था कि आप उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे, तो ओवर टू यू सर। ना देखिए, सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के साबिक़ अमीर थे और एक उनकी जो कमिटमेंट थी अपने नज़रिए के साथ, वो एक उसकी कोई बहुत कम मिसालें आप ढूंढ सकते हैं। वो इस्लामी जमीयत तलबा में शामिल हुए, उसके नाज़्म आला बने, फिर जमात इस्लामी में आए, कम व बेश 50 साल जमात इस्लामी के साथ गुजारे। इसके सेक्रेटरी जनरल रहे, जमात इस्लामी कराची के अमीर रहे, फिर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हुए और कौमी असम्बली के रुकन 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक के दौरान मुंतखब हुए। तो एक सादगी में, कनात में, लिल्लाहियत में, कमिटमेंट में और नज़रिए के साथ अपनी वाबस्तगी में वो अपनी मिसाल आप थे और कोई दूसरा शख्स उनका सानी नहीं था। और ये मैं इस पर गौर करता हूँ, हमारी जो सियासी जमातें हैं और हमारी जो नज़रियाती जमातें हैं, वो जब इक़्तिदार में आती हैं हमारी सियासी जमातें, कोई तब्दीली क्यों नहीं ला पाती? इसलिए कि उनकी लीडरशिप में वो लोग नहीं होते जिन्होंने अपना आप तब्दील ना किया हो, जो कमिटेड ना हो, जो एक नज़रिए की खातर ज़िंदगी जो है उसको वक्फ ना कर चुके हों। तो जब तक हमारे कारकुन आगे नहीं आएंगे हमारी जमातों में और वो क़यादत नहीं संभालेंगे, पाकिस्तान की तकदीर भी नहीं संभलेगी। और सैयद मुनव्वर हसन जो है वो अपनी, यानी एक आप समझें कि उनको उनकी जो एक अपने नज़रिए के साथ कमिटमेंट थी, वो हर चीज़ पर हावी थी। सोते, जागते, उठते, बैठते, बोलते, हत्ता के खामोश होते, तो वो जमात इस्लामी की बात करते थे, उसी के बारे में सोचते थे। पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाने की बात करते थे, तो वो तो चलती फिरती तस्वीर थे अपने नज़रिए की, और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और हमारे रहनुमाओं को, हमारे कारकुनों को ये तौफीक दे आमीन सर, कि वो अपने नज़रिए के खातर, प्रोग्राम का वक्त है ना, नज़रिए की खातर ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल ठीक सर। जाते जाते कभी खबर मुझे मिली है कि यहाँ पर अली अहमद साहब ने और अंजुम हमीद साहिबा ने, ये कानून दान, इन्होंने
चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को कि पंजाब असम्बली का जो सेशन है वो एक मुकामी होटल में क्यों हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की कफ़ायतशुआरी की मिसालें देते हुए और ये कि 4 करोड़ पे एलोकेट किए गए हैं, कौमी असम्बली का इजलास भी तो बिल्डिंग में हो रहा है, यहाँ क्यों किया जा रहा है, ये खिलाफ वर्जी है किफ़ायतशुआरी की और दीगर प्रिंसिपल्स की। तो ये भी एक दिलचस्प मामला यहाँ पर हो जाएगा पंजाब में। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।